नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इसमें अपन देखते हैं आजकल मुद्दा चल रहा है ओरन का, क्योंकि जो जैसलमेर से विधायक हैं वो ओरन को बचाने की मांग कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। ओरन क्या है? एक ओरन राजस्थान में देवभूमि को ओरन बोलते हैं। भाई मंदिर के आसपास की भूमि हो या जंगल टाइप की कोई भूमि हो जिसमें से वो लोग पेड़ नहीं काटते, उसको देवभूमि समझा जाता है। और इस भूमि भूमि को भगवान के स्वरूप छोड़ा जाता है ताकि वहाँ की आसपास की बायोडायवर्सिटी बनी रहे, पर्यावरण संतुलन में रहे। तो लोग बाग इस ओरन की भूमि से कभी भी हरे वृक्ष इत्यादि नहीं काटते थे। तो ये हरी भरी भूमि जहाँ पर तालाब, पशु पक्षी विचरण करते, मनुष्य आराम से विचरण करते और पर्यावरण संतुलित रहता था, ये ओरन होता था। ओरन का आशय अरण्य से है। अरण्य का अर्थ वन होता है। पुराने समय में जब भी लोग गांव में बसते थे तो उनका जमीन का एक भाग ओरन हेतु आरक्षित करते थे। तो जैसे 500 वर्ग गज किसी की जमीन है तो उन्होंने एक 20 वर्ग गज ओरन के लिए रख दी, फिर दूसरे ने 20 वर्ग गज ओरन के लिए रख दी। ऐसे करके एक बड़ा ओरन बन जाता था। और ये किसी मंदिर या देवालय के आसपास का स्थान होता था ताकि लोग बाग वहाँ घूमने भी जाए तो दर्शन भी हो और स्वच्छ वातावरण प्रकृति से भी उनका मिलन हो। वहाँ तालाब, नदी, कुआं बनाने के लिए बने हुए होते थे। देवभूमि समझकर शपथ लेते थे कि हरे पेड़ की टहनी तक ओरन से हम नहीं लेकर जाएंगे। इस तरह कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप हो गए। भाई कम्युनिटी वन अपन पढ़ते हैं ना, तो वो कम्युनिटी फॉरेस्ट इस तरह डेवलप हुए। अब नीड क्यों पड़ी ओरन की? क्योंकि ओरन एक ऑक्सीजन पॉकेट है। इतने सारे पेड़ लगेंगे, तालाब रहेगा, तो सब ऑक्सीजन भरपूर रहेगी वहां पे। तो ऑक्सीजन जोन जो आज बन रही है, ऑक्सीजन जोन की अवधारणा ऑक्सीजोन जिसको बोलते हैं, जैसे कोटा में बना सबसे पहले, तो वो अवधारणा हमारे पहले से ही चलती आ रही है, जिसको ओरन बोलते हैं। भाई आप ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन जोन मतलब ओरन। तो ये ऑक्सीजन पॉकेट है जहाँ वन्य जीव, पशु पक्षी, मनुष्य सभी पलते थे। यहाँ से फल, सब्जी, केर, सांगरी, पंचकुटा, गुंदा, बेर, गोंद, ईंधन, जो भी सहायक एड सामग्रियां हैं, जो भी लघु उपज की सामग्रियां हैं, उनको लोग बाग लेते और काम में लेते। तो ये सब था यहाँ से। और दवा के लिए जड़ी बूटियां भी वहां पे भरपूर मिलती थी। ऊँटों को चढ़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते थे, तो वो उनसे ऊंट भी अपना भोजन कर पाते। और सेवण, मखनी, धामण, दूधेली, ये इतनी घास होती थी जिनको चढ़ने से मवेशियों के दूध की मात्रा बढ़ती थी। तो इन सभी घासों में अलग अलग पक्षी भी विचरण करते थे। और अगर इन घासों को ये पशु, ये मवेशी खाए तो उनके दूध की मात्रा भी और उनकी क्वालिटी भी दूध की बढ़ती थी। इस प्रकार सभी के लिए अच्छा था। और अकाल के समय अकाल से ये बचाता था। भाई अकाल की नौबत ही नहीं आती इतना सब होते हुए। फिर बात करते हैं कि ओरन की जमीन किसके नाम रहती है। तो देवी देवताओं के नाम इस रिकॉर्ड थी। और फिर आजादी के बाद में देवी देवताओं को नाबालिग मानते हुए राजस्व विभाग ने इसको खुद के पास में ले लिया। और फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई ओरन को राजस्व विभाग को न देकर इस जमीन को स्वयं के पास सरकार ने ले लिया। फिर कुछ ओरन को परिभाषित डेफिनेशन नहीं है, कोई सीमांकन नहीं है कितनी भूमि ओरन में है, ये गोचर भूमि है या राजस्व विभाग या सरकार स्वयं रखे। इन दोनों में मतभेद चलता रहता है। तो इसकी फिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए, स्पष्ट सीमांकन होनी चाहिए, कोई नीति, कोई गाइडलाइन स्पेशल ओरन के लिए होना चाहिए। नहीं तो ये ओरन ऐसे सिमटता जाएगा और बहुत कम एरिया इसके लिए बच जाएगा। जैसे एक ओरन मैं बताता हूँ, वाकल माता का मंदिर विरात्रा जो चौहटन बाड़मेर में है, उसका ओरन बहुत बड़ा था जो अभी सिमटता जा रहा है। फिर बात करते हैं तारा यूआई स्कूटी। ये आपको नाम से ऐसे लग रहा है स्कूटी है या क्या है, लेकिन ये है एक तारामंडल का सबसे बड़े तारों में से एक। ये जाइंट महादानव, लाल महादानव तारा है, बहुत बड़ा तारा है जो हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की मिल्की वे के केंद्र के पास में मौजूद ये तारा है। इसका स्थान है पृथ्वी से। भाई पृथ्वी से दूरी तारों की
सूर्य की, चंद्रमा की, सबकी प्रकाश वर्ष से मापते हैं। क्या क्या यूनिट है? प्रकाश वर्ष। जैसे अपन मापते हैं ना दूरी, मीटर, किलोमीटर, वैसे ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है पृथ्वी से, और तारामंडल में है, स्पुटम तारामंडल में है, और इसकी खोज 1860 में जर्मन खगोलविदों द्वारा की गई थी। तो याद रखना, आ जाए नाम भाई, तारा युवा स्कूटी कोई योजना है, कोई स्कूटी है, क्या है? तो ये जाइंट तारा है, बहुत लाल महादानव तारा है। फिर बात करते हैं भारत का फर्स्ट हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये लेह में है। फिर बात करते हैं कि भाई वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई 2024 की? होगी नवंबर में होगी, ये सिंगापुर में होगी। और भारत में अच्छे अच्छे चेस के खिलाड़ी हैं, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, ये सब अच्छे चेस खिलाड़ी हैं। तो भारत को इससे बहुत उम्मीदें हैं। और जोधपुर झाल बर्ड सेंचुरी, ये वेरी कंफ्यूजिंग है। जोधपुर झाल बर्ड सेंचुरी, अभी जोधपुर का नाम आगे आ गया, लेकिन ये है गोवर्धन भरतपुर में ये अवस्थित है। इसको डेवलप किया जा रहा है। ये जो इधर घूमने जाते हैं मथुरा, आगरा वाली साइड में, तो ये भी इसको डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म बढ़ाने के लिए। जोधपुर झाल बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे खूब सारे बाहर के पक्षी आते हैं, और जैसे बर्ड सेंचुरी में साइबेरियन सारस ये आते हैं ना, ऐसे बाहर के भी पक्षी उड़कर सर्दियों में यहाँ आते हैं। इसरो का शुक्रयान मिशन जा रहा है, कब जाएगा? 2028 में लॉन्च होगा, शुक्र ग्रह की परिक्रमा करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था, पहले इजराइल और हमास के बीच में चला, फिर और लेबनान का जो समूह है हिजबुल्लाह उसके चला, फिर इसमें ईरान की एंट्री हो गई, फिर इसमें ईरान की एंट्री होगी, पैलेस्टीन पहले से था। तो इस प्रकार पूरा पश्चिमी एशिया एक युद्ध के संकट में था, जिससे हर जगह तो इकोनॉमिक संकट आ रहा, और लोग बाग मर रहे जो अलग, तो हर तरीके से संकट ही संकट था, और हर देश को इससे नुकसान था। युद्ध का अल्टीमेट मतलब रिजल्ट अपन देखें तो वो नुकसान ही है, युद्ध से कोई फायदा है नहीं। तो इजराइल व हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अभी अमेरिका में नई सरकार बनी है, ट्रंप सरकार। तो ट्रंप साहब आने के बाद में इसमें कोई नई राह दिखी है। कुछ समय के लिए अमेरिका व फ्रांस ने इसकी मध्यस्थता करते हुए आगामी युद्ध विराम की घोषणा करी है, और ये समझौता 26 नवंबर 2024 को लेबनान में किया गया। अब देखते हैं इजराइल और हमास के कैसे क्या रिलेशन रहते हैं। क्या इजराइल अपनी अगली रणनीति ईरान की तरफ कर रखा है, या इसको देखना होगा। एक बार के लिए इजराइल व हिजबुल्लाह के बीच में शांति समझौता अमेरिका व फ्रांस ने मध्यस्थता में कराया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका व फ्रांस, इतने लोग बाग मर रहे थे। तो ये आगे हमास की और इजराइल की क्या रणनीति ईरान के लिए रहेगी, वो अपन देखेंगे। राजस्थान नई खनिज नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, अभी ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, राय लेंगे, सभी सचिव बैठेंगे और वो अपनी अपनी राय बताएंगे। तो 2015 की खनिज पॉलिसी में सुधार हेतु ये काम किया जा रहा है। तो 2015 में खनिज पॉलिसी आई थी, उसमें सुधार करेंगे। भाई इतने साल हो गए, 2015 से 2024 आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब उसका ड्राफ्ट बना है। प्रावधान क्या क्या है कि भाई जीएसडीपी में जो अभी खनिज हिस्सेदारी है वो 3 और 4% है। भाई अपने जीडीपी में 3 से 4% खनिजों का योगदान रहता है। जितने भी खनिज है ना, पीबी है, जिंक है जो नंबर 1 पे है, तो इन सब का 3 से 4% योगदान देता है। और 2030 में इन्होंने टारगेट लिया है 5% तक हम इसको कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और 2047 तक हम इसको 6 से 8% तक बढ़ाएंगे जीएसडीपी में खनिजों का योगदान। और नेक्स्ट 5 ईयर में, अभी से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर में इसका राजस्व जो खनिजों से होता है उसका राजस्व 25,000 करोड़ रुपए तक हम कर देंगे, और लगभग 1 करोड़ लोगों को हम इसमें रोजगार देंगे, एम्प्लॉयड बनाएंगे। लक्ष्य क्या है? राजस्थान का खनिज उत्पादन, फिलहाल खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। अन्य 2 स्थान, पहला उड़ीसा का है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खनिज राजस्थान ज्योग्राफी में भी आपको आते हैं,
इंडियन जो ज्योग्राफी में भी आते हैं और इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं खनिज आते हैं। तो आप याद रखना, खनिज उत्पादन में थर्ड पोजीशन है अपने राजस्थान की। फिर बात करते हैं, राजस्थान में 58 प्रकार के खनिज होते हैं, उनमें कुछ माइनर भी होंगे, कुछ मेजर मेटल्स भी होंगे। तो 22 मेजर है और 36 माइनर है। तो आप याद कर लेना, ये डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेंस में भी आप लिख सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्व सबसे ज्यादा किस खनिज से होता है? तो पीबी और जिंक। जिंक का आपको पता है, वेदांता कंपनी है, बहुत अच्छा जिंक प्रोडक्शन हो रहा है राजस्थान में। लगभग 8-9 प्लांट लगे हुए जगह जगह पे, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जावर, ये सब जगह। और लेड और जिंक साथ में ही होते हैं दोनों, अयस्क। और लेड और जिंक, पहला राजस्व सबसे ज्यादा प्राप्त इसी से होता है, दूसरा लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से, तीसरा आयरन से, फिर चौथा लिग्नाइट से, कोयले का प्रकार है, अयस्क है, फिर कॉपर से। तो आप इसका एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, कुछ याद रह जाए तो। लेड से ले स्टोन, भाई एक बच्चा था, उसने एक स्टोन लेकर रात को रन किया, तो इस पे एक फॉर्मूला बन गया, ले स्टोन रन कर, रन कर नाइट पर, मतलब नाइट पर रन कर। तो ले स्टोन रन कर याद नहीं रखना, नाइट पर। तो ले मतलब लेड, स्टोन मतलब लाइमस्टोन, रन मतलब आयरन, नाइट मतलब लिग्नाइट, और पर मतलब कॉपर। अपना वनडे एग्जाम है, उसमें इससे आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पीएम आवास योजना की, शहरी की। इसमें एक फैक्टर अपन देखते हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो भी आर्थिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, जो 103 आर्टिकल आया था संविधान में, भाई इनको 10% अपन रिजर्व करेंगे, तो इनको रिजर्वेशन मिला है। इसमें बताया गया है पीएम आवास योजना में कि 1.75 लाख रुपए इनको मिलेंगे। इसमें से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी और बचे हुए 25,000 रुपए राज्य सरकार, सीएम भजन लाल जी की सरकार देगी। लखपति दीदी योजना, इसमें लक्ष्य रखा गया था लगभग 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको जॉब प्रोवाइड कराना, ताकि वो जॉब अच्छे तरीके से अपना आत्मनिर्भर बन सके, खुद कमा सके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो उनको ये आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैंक से लोन दिया जाएगा, कुछ स्टार्टअप करने के लिए, लघु उद्योग स्टार्टअप करने के लिए, और निःशुल्क उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोई सिलाई मशीन का प्रशिक्षण है, कोई कंप्यूटर का है, कोई बुटीक का काम है, तो ये सब उनको प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ऐसे वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी, तो इस प्रकार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। और आगामी 3 वर्षों में लगभग 11.24 लाख, डेटा याद रखना, 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। और राजस्थान में इस ओर अग्रसर रहा, सर्वाधिक उदयपुर में पहला स्थान है कि भाई इन्होंने आत्मनिर्भर सबसे ज्यादा बनाया है, न्यूनतम है जैसलमेर में। पीएम कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान। तो ये कुसुम योजना है, इसके 3 कंपोनेंट ए बी सी। तो बी कंपोनेंट में ये कहा गया, जो जितने भी डीजल पंप है उनको सोलर पंपों से बदलना है, ताकि पोल्यूशन कम हो, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हमारा ध्यान जाए, और जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत ज्यादा कम हो। तो इस प्रकार सोलर पंपों से बदलना है। 1 लाख सोलर पंप समस्त जिलों में आवेदन, और इसका आवेदन समस्त जिलों में लगाए जाएंगे। और इसका आवेदन राजस्थान किसान साथी पोर्टल से, एक पोर्टल है, वहां पे जाकर आप डिमांड कर सकते हैं और इसका आवेदन हो जाएगा। सब्सिडाइज ये फॉर्म रहेगी। डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान पुलिस को। भाई पुलिस का बहुत अच्छा काम रहता है, त्योहारों पर सब डिपार्टमेंटों की छुट्टी रहती है, पुलिस हमेशा वर्किंग में रहती है। तो पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए इंडिया में राजस्थान पुलिस को यह अवार्ड दिया गया है। आप याद रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, ये मुंबई में एक समारोह हुआ था ई गवर्नेंस के लिए, इसमें ये अवार्ड दिए गए। राजस्थान सरकार को 2 अवार्ड इसमें मिले हैं। डिजिटल इनोवेशन राजस्थान में बहुत अच्छा हुआ है, गहलोत सरकार के टाइम पर बहुत अच्छा डिजिटल इनोवेशन हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है राजस्थान सरकार के सामाजिक व न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट को, उनको 10 लाख रुपए गोल्ड अवार्ड मिले हैं। क्यों मिले हैं? कि जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, जो नागरिक केंद्रित जितनी भी सेवाएं हैं, उनको टेक्नोलॉजी के आधार पर, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, इनके आधार पर लोगों को प्रोवाइड करवाना। सबसे अच्छा इसमें सिलिकोसिस बीमारी का पता लगाना, मतलब उसको लेकर जितना भी टेक्नोलॉजी से जो भी काम हुआ है ना, उसको ये मेनली अवार्ड मिला है। तो आप याद रखना, गोल्ड अवार्ड
इस प्रकार ये ई गवर्नेंस क्षेत्र में मिला है। दूसरा सिल्वर अवार्ड भी राजस्थान को मिला है, राजस्थान किसान साथी पोर्टल फेज 2 में, और इनको मिला है 5 लाख रुपए। फिर बात करते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट, एनर्जी इन्वेस्टर मीट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर गुजरात में हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा 100%। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है भाई? जैसे सौर ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा है, तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब वो जीवाश्म ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और वापस इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, और ये बहुत अच्छी संख्या में अपने पास उपलब्ध है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसका चौथा संस्करण गांधीनगर गुजरात में हुआ। और राजस्थान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सौर ऊर्जा में फर्स्ट पोजीशन पे पूरे देश में अवार्डेड किया गया। और अक्षय ऊर्जा में, टोटल अक्षय ऊर्जा देखे जिसमें सौर भी है, पवन भी है, हाइब्रिड भी है, तो इसके उत्पादन में सेकंड स्थान राजस्थान को मिला है, फर्स्ट स्थान कहीं ना कहीं गुजरात का है, वहां पवन ऊर्जा का अच्छा स्कोप है। तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में बात करें तो लगभग 2200 मेगावाट का बड़ला जोधपुर में ये प्लांट स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स, FSAI द्वारा दिया जाता है, और इसमें राजस्थान की 6 पोजीशन है, फर्स्ट केरल की है भाई, केरल में नेचर अच्छी है, नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑब्वियस केरल की रहेगी। और राजस्थान की 6 पोजीशन है, मिलावट खोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में 6 पोजीशन राजस्थान को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बेरोजगारी अपने टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर में भी है, तो आप इसको याद कर लेना, और ये रिपोर्ट 1-2 साल के लिए यही रहेगी। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बेरोजगारी के बारे में एक रिपोर्ट निकालता है, जिसमें बताया गया कि राजस्थान में बेरोजगारी 4.2% है, जो भारत की औसत बेरोजगारी 3.2% से ज्यादा है। भारत की औसत बेरोजगारी 3.2% और राजस्थान में बेरोजगारी 4.2% है। राजस्थान का स्थान 11वां इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की, तो सी शक्ति अवार्ड, ये अपने जो उपराष्ट्रपति जी हैं, झुंझुनू से हैं, जगदीप धनखड़ जी द्वारा अवनी लेखरा, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं शूटिंग में, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवनी लेखरा वो खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस में भी गोल्ड जीता था और टोक्यो में भी गोल्ड भारत के लिए जीता है, और इन्होंने सरबजीत सिंह के साथ में मिलकर भी अवार्ड जीता है। तो इस प्रकार इनको सी शक्ति अवार्ड मिला है, और ये जयपुर से है। और 25वां आईफा अवार्ड समारोह, ये बहुत अच्छी बात है, जयपुर में होगा, एक चीज की सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गए आईफा अवार्ड होते हुए, जयपुर में होगा। और आईफा प्लस पर्यटन विभाग, ताकि टूरिज्म बढ़ सके, इसलिए ये जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग बाग आएंगे, राजस्थान को देखेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, उनके लिए अभी से बुकिंग चालू हो गई है, बड़े बड़े होटलों को बुक किया जा रहा है। तो एमडीएम अवार्ड, मथुरादास माथुर अवार्ड, ये 3 वर्गों में मिलता है। क्रिकेट का अवार्ड है, सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर को मिला है, जूनियर में रोहन राजभर को मिला है, और सब जूनियर में रजत बाघेल को मिला है। अभिजीत, रोहन और रजत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट उससे इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये पिछली बार भी राजस्थान के महिला को मिला था, और अब की बार भी राजस्थान के पुरुष हैं, नर्स कर्मी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत अच्छे इन्होंने नर्स के रूप में कार्य किया था, तो ये अवार्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे के दिन दिया जाता है, और इसके विजेता है राधेलाल शर्मा, जो एसएमएस में कंपाउंडर एक सहकर्मी हैं, कंपाउंडर के रूप में कार्य करते हैं राधेलाल शर्मा। फिर बात करते हैं पृथ्वी अवार्ड, ये पर्यावरण मंत्रालय व एफएसएच फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नीता उपाध्याय जयपुर से ये मिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अदिति ब्रह्म भट्ट, ये जयपुर घराने से है, कथक परफॉर्म करती है, और अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ व यूनेस्को की तरफ से इनको स्वर्ण पदक मिला है इंटर कल्चरल ओलंपियाड में, मतलब कथक परफॉर्म करती है और इनको गोल्ड पदक मिला है इंटर कल्चरल ओलंपियाड में, अदिति ब्रह्म भट्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं अभियान की, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये जो नमस्ते योजना है, मतलब नमस्ते योजना की ये मैकेनाइज करना
कोई भी मनुष्य द्वारा ये जो होल्स हैं पीडब्ल्यूडी के या फिर ये सीवरेज होल्स है सबको मैकेनाइज करना, मशीनों से सफाई करना नमस्ते योजना के अंतर्गत ये स्वच्छता ही सेवा अभियान किया गया। स्वायत्त शासन विभाग व पंचायती राज विभाग का ये स्कीम है। 17 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है और जयपुर नगर निगम के दो ऐप है, उसमें एक इम्पोर्टेंट है जयपुर 311 और एक रिसाइकल ऐप, ये भी बनाए गए हैं जयपुर निगम सफाई हेतु जयपुर नगर निगम द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा दोनों से ये स्टार्ट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। प्रखर राजस्थान अभियान, प्रखर पढ़ाई को लेकर है तो भाई रीड टू लीड 1 से 8 तक के बच्चों को इतना फ्रिक्वेंट बनाना कि वो लगातार पढ़ सके, फ्रिक्वेंसी के साथ में फ्रिक्वेंटली पढ़ सके। तो ये झालावाड़ के कनवाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ है। कनवाड़ी गांव वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किस गांव से स्टार्ट हुआ है, कनवाड़ी गांव झालावाड़। ठीक है। तंबाकू मुक्त अभियान 2.0, ये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तंबाकू मुक्त अभियान में मिला है। निक्षय मित्र, जो भारत का टारगेट है 2025 तक टीबी को हराने का, तो टीबी हराए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। पीएम टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत है। मारो गांव टीबी ना पसारे पांव टैगलाइन है। फिर राष्ट्रीय पोषण माह की बात करते हैं। सितंबर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में इसकी 6th रैंक है और टैगलाइन है सुपोषित किशोरी सशक्त नारी। समारोह, खूब समारोह आयोजित हुए, उनमें से 12वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ, इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला अट्टम, जो मलयालम फिल्म है, और राजस्थानी फिल्म है भवानी। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई फार इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। नीले अंबर के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5वां स्वच्छ वायु दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में होगा। स्वच्छ वायु हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में होगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है स्वच्छ वायु में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जहां पे स्वच्छ वायु है वो है सूरत और जबलपुर शहर, सूरत, और 10 लाख से कम आबादी वालों में फिरोजाबाद और अमरावती हैं। और राजस्थान से 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में उदयपुर है, जोधपुर है और जयपुर का 37वां स्थान है। चर्चित स्थान अपन बात करते हैं। जयपुर में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फीफा का पूरे भारत में दूसरा स्टेडियम बन रहा है, तो वो विद्याधर नगर जयपुर में बन रहा है और पहला स्टेडियम हैदराबाद में बना था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स एसएमएस स्टेडियम में बनेगा। अचरोल जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये आरआईसी सेंटर जयपुर में ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया और ये चौथा था। और पर्यटन विभाग इसको करता है। थीम में डिस्कवर कनेक्ट एक्सप्लोर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइजिंग राजस्थान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लेकर अभी हाल ही में बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही है जयपुर में। सब रंग रोगन अच्छी तरीके से जयपुर को सजा दिया गया है। और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है कि भाई अलग अलग देशों के, कोरिया जापान से लोग आए और राजस्थान में इन्वेस्ट करें। एक बार इन्वेस्टमेंट चलता है तो वो दीर्घकालिक होता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, टेक्नोलॉजी समझ में आती है और अन्य रोजगार के माध्यम खुलते हैं। और तो ये वाणिज्य विभाग, बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और रिको, इन तीनों के सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है जयपुर में। सुरताल उत्सव, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान डेल्फिक काउंसिल क्या है, जो नृत्य सांस्कृतिक आयोजन को लेकर संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब, जो 10 MVA मेगावाट एम्पियर के जो ट्रांसफॉर्मर है उनकी टेस्टिंग करेगी, भाई शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनकी टेस्टिंग करके ये लैब मंडा जयपुर में बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं बीकानेर में, अपने को पता है पहले से भी सिरेमिक पार्क था, सिरेमिक पार्क है बीकानेर में। और एक युद्ध अभ्यास हुआ महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में, इसको बोलते युद्धाभ्यास ही इसका नाम, युद्धाभ्यास नाम है। भारत और अमेरिका जो भी आर्मी अभ्यास करती है उसका नाम ही युद्धाभ्यास है। तो ये बीकानेर में आयोजित किया गया। जैसलमेर में जैसे रिट्रीट सेरेमनी होती है ना बाघा बॉर्डर पर, वैसे ही अब राजस्थान में टूरिज्म भी बढ़ गया और एक रिट्रीट सेरेमनी होगी बीएसएफ की, ये अपनी तरफ से ही होगी, उनकी तरफ से यहाँ पे नहीं होगी। बाघा बॉर्डर में तो क्या है, पाकिस्तान वाले भी करते हैं सेरेमनी और
भारत वाले की तरफ से भी होती है। अब यहाँ पर तनोट माता मंदिर में, तनोट कॉम्प्लेक्स में अपनी तरफ से बीएसएफ की तरफ से ये रिट्रीट सेरेमनी होगी। जोधपुर में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तरंग शक्ति अभ्यास याद रखना जोधपुर में हुआ था। फिर किसान कॉल सेंटर की स्थापना भी सबसे पहले जोधपुर में हुई। और ब्यावर देवमाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड मिला है। सामुदायिक आधारित अवार्ड है, सब घर मिट्टी से बने हुए हैं। और इस देवमाली को अभी अवार्ड मिला है, अभी फेमस हो गया, टूरिस्ट यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पहुंचने लग गए। फिर बात करते हैं ये अलवर में, अलवर में भर्तरी भगवान का मंदिर है, वहाँ भर्तरी मेला लगा। अजमेर में अभी जो वायरस अटैक कर रहे थे, विषाणु युद्ध, विषाणु के विरुद्ध अभ्यास चल रहा था, तो वायरस को समाप्त करने के लिए अजमेर में। और रावत बाटा में एनटीसीए द्वारा जो कुन्नो नेशनल पार्क है एमपी में, उसकी तर्ज पर कुन्नो नेशनल पार्क तथा गांधी सागर, वहां से लेकर एमपी का जो कुन्नो है वहां से लेकर ये रावत बाटा में गांधी सागर है, वहां तक चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे हाथी कॉरिडोर बनता है ना, वैसे चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे कुन्नो में अफ्रीका से चीते लाए गए और ये चीता कॉरिडोर आपस में कनेक्ट किया जाएगा। कोटा में दो चीजें आप याद रखना,